बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सर्किट्स डिस्कस किए जिनमें सिर्फ एक सर्किट एलिमेंट लगा होता था। फॉर एग्जांपल, हमने ऐसा सर्किट डिस्कस किया जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, या सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, या सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों ने इनके कॉम्बिनेशंस को भी स्टडी किया। जैसे हमने ऐसा सर्किट पढ़ा जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं, ऐसा सर्किट भी पढ़ा जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगे हुए थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ऐसा सर्किट पढ़ें जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हों। इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स RLC सीरीज सर्किट। अब यह सर्किट कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। अगर आप यही आर्टिकल बुक में डिस्कस करें तो आप लोग देखेंगे कि बुक के अंदर कोई हेडिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को हमेशा की तरह यहां पर भी मसला होता है कि इस आर्टिकल को बेसिकली लिखना किस तरह से है। इसी वजह से स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो यहां पर लिखी है, ताकि हम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना ये भी सीखें। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक RLC सर्किट होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि R जो है उसका मतलब रेजिस्टर है, L जो है वो इंडक्टर और C जो है वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो RLC सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें मैं एक AC सोर्स के साथ एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगाऊंगा। इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक RLC सर्किट है। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि व्हाट इज एन RLC सर्किट, तो इस सर्किट में बेसिकली क्या होता है, एन AC सोर्स, एक AC सोर्स होता है। An AC source is connected to a resistor, inductor and capacitor. Resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीन चीजें। और कैसे जोड़ना कैसे है, कनेक्टेड टू a resistor, inductor and capacitor in series। सीरीज में जोड़ना, आपको पता है दो तरह से हम जोड़ सकते हैं चीजों को, सीरीज और पैरेलल। यहां सीरीज से जोड़ना है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे होगी स्टूडेंट्स, कि हमारा AC सर्किट है और इस AC सर्किट के साथ अब हम लोगों ने ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट करने हैं। तो यहां पर मैं आपको एक रेजिस्टर कनेक्ट होता हुआ दिखा देता हूं, यहां पर एक कैपेसिटर तो उसका सिंबल, और यहां पर एक इंडक्टर और उसका सिंबल। आप लोग जानते हैं इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R होगी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C होगी और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो L होगी। तो ये है हमारे पास एक RLC सर्किट। लेकिन ये सीरीज सर्किट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें, इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से इस शेप में देखें, तो आप लोग देखेंगे कि जहां रेजिस्टर का एंड हो रहा है वहां से कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है, और जहां कैपेसिटर का एंड हो रहा है वहां से इंडक्टर कनेक्टेड है। यानी ये एंड टू एंड कनेक्टेड है सारे सर्किट एलिमेंट्स, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये तो देखें एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स वाला पैरेलल नहीं है, बल्कि यहां पर सीरीज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सब में एक जैसा करंट पास करेगा। करंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो करंट यहां से निकलेगा वही रेजिस्टर में से, वही कैपेसिटर, वही इंडक्टर में से पास करेगा, क्योंकि करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, आप लोग जानते हैं रेजिस्टर को हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टर का काम क्या है? करंट को अपोज करना। अगर मैं आपसे पूछूं इनका काम क्या है, तो आप बताएंगे कि इनका काम एनर्जी स्टोर करना है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 में हम लोग पढ़कर आए। लेकिन यहां मैंने आपको एक एडिशनल बात बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में, वो क्या है कि हमारे पास नो डाउट ये जो रेजिस्टेंस है इसका तो काम ऑपोजिशन देना ही है, और इसकी ऑपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना ये करंट को रोकता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये जो कैपेसिटर स्टूडेंट्स, ऑल्दो इसका असल काम एनर्जी स्टोर करना है, लेकिन ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने की एबिलिटी रखता है, ये भी करंट को रोकता है। ये जो करंट को ऑपोजिशन देगा ना, जो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, उसको मैं रेजिस्टेंस नहीं कह सकता, वो तो सिर्फ रेजिस्टर का काम है। तो ये जो करंट को रोकेगा, जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा, उसको मैं कहूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको स्टूडेंट्स हम XC सिंबल देते हैं। और इसी तरह से इंडक्टर को अगर हम देखें तो इसका असल काम जो है वो एनर्जी स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ ऑपोजिशन दे सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट को अपने मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। ये जो ऑपोजिशन देगा करंट को, इसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका सिंबल है XL। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वक्त हमारा जो पूरा सर्किट है, उसमें से गुजरने वाले करंट को एक नहीं बल्कि 3 सर्किट एलिमेंट्स अपोज करेंगे। एक ऑपोजिशन उसको रेजिस्टर ऑफर करेगा, जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। एक ऑपोजिशन जो है वो हमारे पास कैपेसिटर उसको ऑफर करेगा, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC कहेंगे। और एक ऑपोजिशन इंडक्टर अपोज करेगा, ऑफर करेगा, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। मैं यूं भी कह सकता हूं कि हमारे पास बेसिकली 2 किस्म के ऑपोजिशंस हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास इंडिविजुअल ऑपोजिशंस हो गई। आप सोच रहे होंगे कि टोटल कुल मिलाकर पूरी ऑपोजिशंस कितनी होंगी, तो वो स्टूडेंट्स कहलाती है इंपीडेंस। याद रखिएगा, क्योंकि तीनों सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो तीनों सर्किट एलिमेंट्स जब मौजूद हों तो टोटल ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। याद रखिएगा, इंपीडेंस क्या होती है, इंपीडेंस होती है टोटल ऑपोजिशन। तो ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। अब इसका टोटल ऑपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा, R का स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL और XC, वो जो दोनों रिएक्टेंस हैं, जो कैपेसिटर की ऑपोजिशन और जो इंडक्टर की ऑपोजिशन है, उसके डिफरेंस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहां से आया इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है कि अगर हमारे पास तीनों सर्किट एलिमेंट्स मौजूद हो सर्किट के अंदर, तो फिर ऑपोजिशन टू द करंट जो है वो इनकी कंबाइंड ऑपोजिशन होगी। वो कंबाइंड ऑपोजिशन यानी कि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां एक और बात बताता चलूं, 3 किस्म की ऑपोजिशंस हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। स्टूडेंट्स, जो XC है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है 1/ωc, या ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πfc। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो XL है उसका फॉर्मूला है ωL, और ओमेगा की जगह 2πf अगर मैं लिख दूं तो 2πf और साथ आ जाएगा L। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पास रेजिस्टेंस के फार्मूला में फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। और स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, XC में फ्रीक्वेंसी आ रही है, और फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब XC का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो मैं यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए मिटाकर सिर्फ ये फैक्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है वो उस करंट की फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें XL में भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है, इसका मतलब इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है। तो मैं यहां पर यह लिख देता हूं कि हमारे पास XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा कि 3 ऑपोजिशंस हैं, और तीनों ऑपोजिशंस का जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, और XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट्स, इस सूरत में अगर मैं इनकी इंपीडेंस डायग्राम बनाऊं तो इनकी इंपीडेंस डायग्राम कुछ ऐसे होगी। देखिए, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही, इसको मैं रेजिस्टेंस को एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, तो ये रेजिस्टेंस को एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, XC और XL बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स और ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। इस सूरत में
क्योंकि एक्सएल और एक्ससी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, तो मैं इनको कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ये देखिए हमारे पास, इसको हम कह देते हैं एक्सएल और इसको हम कह देते हैं एक्ससी। अभी हम इस बहस में नहीं पड़ते कि ये बड़ी होगी या ये छोटी होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ये है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, उसको एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और इनका फ्रीक्वेंसी के लिहाज से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन बन रहा है। तो फिर मैं अगर एक्सएल को ऊपर बनाऊंगा तो एक्ससी को नीचे बनाऊंगा, क्योंकि हमने दिखाना है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और रेजिस्टर को तो एक अलग ही डायरेक्शन में बना दिया कि भाई उसका तो फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसकी इंपीडेंस डायग्राम जो है वो हम कुछ इस तरह से बनाते होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, यहां पर हम सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है? एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर वो जो एसी सोर्स है मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखूं तो फिर क्या होगा? अब आप लोग जानते हैं लो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, तो हम लोग जानते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी कम, और मैं बता चुका हूं अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इनवर्स रिलेशन, तो एक्ससी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सएल कम ही होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोग देख रहे हैं जब मैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से एक्ससी बहुत ज्यादा और एक्सएल बहुत कम होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं एट लो फ्रीक्वेंसी एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। कैपेसिटर की ऑपोजिशन इंडक्टर की ऑपोजिशन से ज्यादा होगी लो फ्रीक्वेंसी पर, वो फार्मूला बता रहा है। अब स्टूडेंट्स इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि हेंस कैपेसिटेंस डोमिनेट्स। याद रखिएगा, जिसकी ऑपोजिशन ज्यादा हो वो डोमिनेट कर जाता है। आप लोग जानते हैं ये एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, और इसकी ऑपोजिशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये इस पर डोमिनेट कर गया। यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीन चीजें थी ना, इसका तो मसला ही नहीं ना, उसका तो फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक ही नहीं, मसला इन दोनों का है। जो आपस में कंपटीशन है वो इन दोनों का है, और इस वक्त इस कंपटीशन में कौन जीता? एक्ससी। तो कैपेसिटर जीत गया, इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस डोमिनेट कर गई है। इस सूरत हाल में देखें, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? इस सूरत हाल में मैं क्या नतीजा निकालूंगा? हेंस एट लो फ्रीक्वेंसी एन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट है ना हमारा, सर्किट बिहेव्स लाइक एन आरसी सर्किट। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि असल में सर्किट क्या है? सर्किट वो है जिसमें तीन चीजें लगी हुई हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर की तो आपस में जिद थी, और लो फ्रीक्वेंसी पर उस जिद में कौन जीता? कैपेसिटेंस डोमिनेट कर गई, और कैपेसिटेंस डोमिनेट कर गई तो इन दोनों में से कैपेसिटेंस जीत गई, तो रेजिस्टेंस ने तो वैसे ही रहना है, लेकिन एल और सी में से सी जीत गया, तो है ये आरएलसी सर्किट। लेकिन अभी ये बिहेव बिल्कुल वैसे करेगा जैसे एक आरसी सर्किट बिहेव करता है। यानी आप यूं समझे जैसे इंडक्टर लगा ही नहीं हुआ। क्या लगा नहीं हुआ? असल में लगा हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज पर ओवरकम कर गया या डोमिनेट कर गया कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज। इस वजह से थोड़ी देर के लिए आप इसको बिल्कुल आरसी सर्किट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीन बातें आप लोगों ने देखी। इस सूरत में मैं इसकी इंपीडेंस डायग्राम कैसे बनाऊं? तो आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का तो इनके साथ कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उसका साथ फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं। तो मैं रेजिस्टेंस को मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस में अलग ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। अब आपको मालूम है इन दोनों ऑपोजिशंस में से कौन जीता? एक्ससी जीता। तो इस सूरत में मैं एक्ससी को ज्यादा और एक्सएल को कम बनाऊंगा। तो ये है इस वक्त हमारी इंपीडेंस डायग्राम। ये इंपीडेंस डायग्राम कब है? एट लो फ्रीक्वेंसी एसी, जब जो एसी
आपने एसी सोर्स अटैच किया है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स यही तीनों बातें अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी एसी क्या है? अगर वो जो एसी सोर्स है उसकी पोलैरिटी बड़ी तेजी से चेंज हो, प्लस माइनस आपस में बड़ी तेजी से चेंज हो, इसे हम बोलते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी हो तो फिर क्या होगा? अब देखो फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी ज्यादा, रूल तो वही है। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपको मालूम है इनवर्स रिलेशन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सी कम, और यहां डायरेक्ट रिलेशन है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सएल ज्यादा होगी। यानी यहां क्या हुआ? यहां एक्सएल ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि at high frequency XL जीत जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से, तो हाई फ्रीक्वेंसी मोर हाई XL, तो XL इज ग्रेटर देन XC। पहली बात, जब इंडक्टर जीत गया, इंडक्टर की ऑपोजिशन जीत गई, तो इंडक्टेंस डोमिनेट कर गई, तो फिर हम कहेंगे हेंस इंडक्टेंस डोमिनेट ठीक है। अब इंडक्टेंस डोमिनेट कर गई, असल में सर्किट क्या था? आरएलसी सर्किट। तो हेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी एन आरएलसी सर्किट behaves just like an RL सर्किट। देखो कंपटीशन आर का तो नहीं है, आर तो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी का, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का आपस में कंपटीशन चल रहा है, और मैंने देखा किसकी ऑपोजिशन ज्यादा हो गई? एक्सएल की, तो इसका मतलब एक्सएल डोमिनेट कर गया, तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस में से इंडक्टर डोमिनेट कर गया। जब इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो फिर इंडक्टर जीत जाएगा कैपेसिटेंस से, तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाएंगी सर्किट के अंदर। तो हम कहेंगे है तो आरएलसी सर्किट, हमने कैपेसिटर उतारा नहीं है, लेकिन कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पर डोमिनेट कर गई है इंडक्टर की प्रॉपर्टीज, इस वजह से है ये आरएलसी सर्किट, बट बिहेव करेगा आरएल सर्किट की तरह। कब? एट हाई फ्रीक्वेंसी। अब डेफिनेटली इसकी इंपेडेंस डायग्राम क्या होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया तरीका, तीन चीजें हैं। आर जो है उसका तो फ्रीक्वेंसी से रिलेशन ही नहीं है, तो उसको तो हम अलहदा एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। इन दोनों का आपस में कंपटीशन है, और इस केस में जब हाई फ्रीक्वेंसी है, आपने देखा एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, तो अब के मैं एक्सएल का वेक्टर बड़ा बनाऊंगा। दोबारा एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस, तो एक्सएल का वेक्टर बड़ा होगा, एक्सी का वेक्टर छोटा होगा। ये एक्सी है और ये है एक्सएल। देखिए स्टूडेंट्स, वही डायग्राम यहां पर भी थी, लेकिन यहां पर एक्सी का वेक्टर बड़ा था, एक्सएल का वेक्टर छोटा था, क्योंकि कैपेसिटेंस डोमिनेट कर रही है लो फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल उल्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमने एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज डिस्कस कर ली, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। अब डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि भाई लो फ्रीक्वेंसी पर ये ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये इससे ज्यादा है, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी तो होनी चाहिए जिस पर ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप भी वही बात सोचे जो मैं सोच रहा हूं स्टूडेंट्स, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, और उस फ्रीक्वेंसी को ही हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो आज का हमारा आर्टिकल है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहले तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ये एसी सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर at which XL, या पहले मैं लिख देता हूं साथ पूरा, at which inductive reactance
इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL क्या हो जाए, बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाए, बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC। तो अगर XL XC के बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंबल याद रखना है आप लोगों ने। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो FR कहेंगे, अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा R कह देंगे। जो भी आप कह लें, लीनियर फ्रीक्वेंसी हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, बहरहाल दोनों के साथ एक स्मॉल r आ जाएगा और r बता रहा है कि ये अब आम फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, लेकिन अब आप डेफिनेटली ये जानना चाहते होंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इंपीडेंस डायग्राम क्या होगी। अब आप खुद ही सोच लें स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का तो ताल्लुक ही नहीं ना फ्रीक्वेंसी से, तो रेजिस्टेंस को मैं एज इट इज बनाऊंगा, ये देखिए रेजिस्टेंस एज इट इज। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है एक तरफ मैंने XC बना दिया और उसके बिल्कुल ऑपोजिट XL बनाना है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC बराबर हो चुके हैं। तो फिर मैं बनाऊंगा तो सही दोनों को, ये XC है और ये XL है। तो स्टूडेंट्स, XC और XL बराबर ना हो गए और हमारे पास दो बराबर वेक्टर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर इसमें ऐड होकर आंसर 0 कर देगा, ये नल वेक्टर आ जाएगा। तो इनको फिर मैं बजाय बनाने के, ड्रॉ करने के, मैं क्यों ना इनको मिटा दूं। तो स्टूडेंट्स, ये है इंपीडेंस डायग्राम। कब इंपीडेंस डायग्राम है? जब हमारा जो सर्किट है उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला AC देंगे, यानी कि रेजोनेंस RLC सर्किट में जो डायग्राम होगी इंपीडेंस की वो ये है, यानी वो दो वेक्टर्स जो पहले तो मौजूद थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। यहां से एक और बात भी मैं कह सकता हूं और वो क्या है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी circuit behaves just like a resistive circuit। क्या सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा? नहीं स्टूडेंट्स, इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा होगा, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर की ऑपोजिट प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस वजह से हमारे पास रेजिस्टर ही डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ बाकी दोनों चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। इसका मतलब क्या है रेजिस्टर डोमिनेट कर रहे हैं, मैं बाद में समझाता हूं, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखिए कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसपे आपका सर्किट, हालांकि कैपेसिटर लगा हुआ है, हालांकि इंडक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन आपका सर्किट बिल्कुल रेजिस्टिव बिहेव कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कि हमने तीन किस्म की फ्रीक्वेंसीज पे बिहेवियर देखा। लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, और लो फ्रीक्वेंसी पर हमने देखा कौन ज्यादा होगा, कौन डोमिनेट करेगा और सर्किट कैसे बिहेव करेगा और इंपीडेंस डायग्राम क्या होगी। हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन ज्यादा होगा, कौन डोमिनेट करेगा, सर्किट कैसे बिहेव करेगा और इंपीडेंस डायग्राम। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कौन बड़ा होगा, अब हमें पता चल गया कोई भी बड़ा नहीं होगा बल्कि दोनों बराबर हो जाएंगे, XL XC के बराबर हो जाएगा। और सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सर्किट ना RL होगा ना RC होगा, बल्कि सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव होगा, सिर्फ R होगा, और इंपीडेंस डायग्राम फिर डेफिनेटली ये बनेगी। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप जानना चाहते होंगे कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसके लिए तो हमें कोई फार्मूला चाहिए। तो आइए अब जरा देखते हैं इस आर्टिकल की मैथमेटिकल डेरिवेशन, जिसमें हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे सिंपल बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर दोनों यानी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की ऑपोजिशन आपस में बराबर हो जाए। तो यहीं से इस बात का आगाज करते हैं, डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि XC कैपेसिटर की ऑपोजिशन बराबर हो जाएगी XL यानी कि इंडक्टर की ऑपोजिशन के। अब आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था XC का फॉर्मूला 1/√LC
ओमेगा सी। देखिए क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा के साथ छोटा सा आर लिखेंगे, एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है और उसके साथ भी छोटा सा आर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम ओमेगा को एक तरफ ले जाते हैं तो ये ओमेगा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर का स्क्वायर। एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो सी के साथ नीचे आ जाएगा तो हमारे पास बन गया ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। अब स्टूडेंट्स ओमेगा किसके बराबर होता है आप लोग जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ और क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होने की वजह से एफ के साथ भी हम सिंबल में छोटा सा आर लिखेंगे। राइट हैंड पर चीजें बिल्कुल एज इट इज रहेंगे तो 1 ओवर एल सी ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ आर का स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, इधर एज इट इज 1 ओवर एल सी रह जाएगा। हमें चाहिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हम एफ आर को एक तरफ रखते हैं तो 4 भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, पाई स्क्वायर भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एलसी ऑलरेडी उधर ही है। अब स्टूडेंट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां था एफ आर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे, यहां था 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एल सी, इसका भी अंडर रूट लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा एफ आर। 4 का अंडर रूट पूरा आता है वो है 2, पाई का भी स्क्वायर है तो वो भी कट जाएगा तो वो बचेगा पाई, एल और सी के ऊपर अंडर रूट एज इट इज मौजूद रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के पास रिजल्ट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इससे एक छोटा सा एमसीक्यू भी बन जाता है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एल सी। अब बच्चे इसके यूनिट निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको यह फॉर्मूला पता हो कि भाई 1 ओवर अंडर रूट एल सी जो है वो तो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, 2 और पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो 1 ओवर अंडर रूट एल सी का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो फ्रीक्वेंसी का होगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। तो 1 ओवर अंडर रूट एल सी आप कैलकुलेट किए बगैर बता सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हम खुलासा करते हैं इस पूरे लेक्चर का और देखते हैं कि आरएलसी रेजोनेंस सर्किट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएलसी रेजोनेंस सर्किट। जब रेजोनेंस आ जाती है यानी कैपेसिटर और इंडक्टर की ऑपोजिशन अगर हम बराबर कर दें आरएलसी सर्किट के अंदर तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखिए कुछ बातें बड़ी सिंपल हैं। नंबर 1, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन बाय, किसी भी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस फार्मूला से दी जा सकती है। ये वही फार्मूला है जो अभी आप लोगों के सामने मैंने यहां पर डिराइव किया कि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर है। तो पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि किसी भी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी एसी दूं जिस पर वो सर्किट रेजोनेट करना शुरू कर देगा, वो इस फार्मूला से आ सकती है। और डेफिनेटली इस फार्मूला के अंदर इंडक्टेंस एल है और कैपेसिटेंस सी है, यानी सर्किट किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा ये डिपेंड करता है सर्किट में इंडक्टेंस कितनी है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। स्टूडेंट दूसरी बात क्या है, इंपीडेंस एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। स्टूडेंट्स पहले भी मैं आपको पहले बोर्ड पर बता चुका हूं, आइए जरा चलते हैं पहले बोर्ड पर दोबारा इस पॉइंट को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक आरएलसी सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों होंगे तो उसकी इंपीडेंस डायग्राम कुछ ऐसे होगी जिसमें एक्ससी भी होगा और एक्सएल भी होगा। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी और एक्सएल बराबर हो गए थे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो मैं इनको मिटा सकता हूं क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल कर देंगे, तो फिर मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, रेजिस्टर का ही वेक्टर रह जाएगा जो कि मैंने बनाया था। यानी लगे तीनों ही हुए हैं सर्किट के अंदर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर्किट की ऑपोजिशन अभी कितनी है
तो दो ऑपोजिशंस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फिर सर्किट की ऑपोजिशन अभी सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स ही है। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है, द इंपीडेंस एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, यानी इंपीडेंस Z जो ऑपोजिशन है टोटल वो क्या है, सिर्फ रेजिस्टर की ऑपोजिशन। क्या बाकी दोनों उतार दिए? नहीं, बाकी सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन कैपेसिटर जितना करंट को अपोज करेगा इंडक्टर उतना ही करंट को अपोज नहीं करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी बात क्या है, अब देख लें कि आप लोग जानते हैं रेजिस्टर ही लगा हुआ है ऐसे समझे, और जब रेजिस्टर लगा होता है तो वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं। फेज में होने का क्या मतलब है? फेज में होने का मतलब है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। वोल्टेज और करंट एक ही पॉइंट पर जीरो होते हैं एक साथ, वोल्टेज और करंट जो है वो एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ कम होते हैं, फिर एक साथ जीरो हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ फेज में हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ रेजिस्टर के केस में होता है। यहां तो इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर रेजोनेंस पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास आप यूं समझे सिर्फ रेजिस्टर ही है। और जब सिर्फ रेजिस्टर हो किसी सर्किट में तो फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट एक दूसरे के साथ फेज में होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि फेज में होंगे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस जीरो होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। इसी से निकलता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पावर फैक्टर के बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते पावर फैक्टर, मैं आपको बता चुका हूं, पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। अब थीटा तो कितना है? मैंने बताया दोनों वेव्स बिल्कुल इन फेज हैं, यानी कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, तो यहां थीटा की जगह 0 पुट करता हूं। कॉस 0 तो स्टूडेंट्स 1 नहीं होता, तो पावर फैक्टर 1 हो गया, मैक्सिमम पावर फैक्टर है, यानी जब रेजोनेंस होगी तो उस वक्त मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा सर्किट, इसलिए हम कहते हैं पावर फैक्टर इज 1। कैसे 1 वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स अगली बात, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस आ जाएगी इंपीडेंस मिनिमम होगी, यानी इंपीडेंस कंबाइंड ऑपोजिशन, आपको मालूम है ना कंबाइंड ऑपोजिशन असल में क्या थी? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। असल में यह है फार्मूला अगर हमारे पास तीनों सर्किट एलिमेंट्स मौजूद हों। लेकिन हम लोगों ने देखा एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्ससी तो बराबर होते हैं। अब जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे तो माइनस होकर आंसर ये स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है जी। माइनस होकर आंसर तो स्टूडेंट 0 नहीं हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, और 0 के ऐड होने से कोई फर्क नहीं होता, तो वो पूरी की पूरी टर्म ही गायब होगी। और फिर आप लोग जानते हैं कि आर का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ Z R के बराबर आ जाएगा। ये तो ऊपर वाला पॉइंट ही है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा बात क्या पता चली कि आपकी सर्किट की जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो चुकी है, क्योंकि दो ऑपोजिशन प्रोवाइड करने वाले एलिमेंट सिरे से आप यूं समझ लें कि कैंसिल हो रहे हैं। तो इस वक्त सर्किट कम से कम ऑपोजिशन देगा, क्योंकि 3 में से तो 2 वैसे ही कैंसिल हो गए। अब जब सर्किट कम से कम ऑपोजिशन देगा रेजोनेंस पर, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक एसी सोर्स है, और इस एसी सोर्स से एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो अटैच है। इनकी ऑपोजिशंस को मैं आर, एक्ससी और एक्सएल से रिप्रेजेंट करूंगा। अब जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, इस वक्त ये तीनों ऑपोजिशन दे रहे हैं। एक्ससी की ऑपोजिशन सपोज करें 10 ओम्स है, और एक्सएल की ऑपोजिशन जो है वो 7 ओम्स है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इस वक्त रेजोनेंस नहीं है। अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं तो आप लोगों को मालूम है कि बल्ब जो है वो थोड़ा बहुत ग्लो करेगा। अब जरा इमेजिन करें मैं किसी प्रोसेस से अगर ये कैपेसिटर जो है इसकी ऑपोजिशन जो है वो 7 ओम ही कर दूं, तो अब ये दोनों सर्किट एलिमेंट्स आपस में बराबर हो गए, इनकी ऑपोजिशन आपस में बराबर हो गई। अब जब ये ऑपोजिशन आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब आप यूं समझें जैसे ये सर्किट में लगे ही नहीं हुए, एक्चुअली में लगे होंगे, लेकिन मैं इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देता हूं। अब ऑपोजिशन सिर्फ कौन दे रहा है? पूरे सर्किट में ऑपोजिशन किसकी चल रही है? रेजिस्टर की। जब ऑपोजिशन सिर्फ रेजिस्टर की चल रही है, बाकी दो की ऑपोजिशन सिरे से गायब हो गई है, तो आप देखेंगे अब बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा, यानी करंट बढ़ गया। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि पिछले पॉइंट पे हमने देखा कि रेजोनेंस पर सर्किट की इंपीडेंस टोटल ऑपोजिशन सिर्फ रेजिस्टेंस की रह जाती है, तो ऑपोजिशन अपनी कम से कम वैल्यू पर आ गई, मिनिमम ऑपोजिशन होगी। जब ऑपोजिशन कम हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है करंट किसके बराबर होता है? करंट बराबर होता है V ओवर R। हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहां कंबाइंड ऑपोजिशन की बात करेंगे तो Z, और Z मिनिमम हो गया, तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस पर सर्किट की ऑपोजिशन कम हो जाती है बहुत,
और सर्किट के अंदर मौजूद करंट मैक्सिमम हो जाता है। ये अगर मैं फ्रीक्वेंसी और करंट का एक रिलेशनशिप आपके सामने ड्रॉ करूं तो ये देखिए ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस पर करंट मैक्सिमम होगा। तो ये जो हमारे पास सर्किट में बेसिकली ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि जब रेजोनेंस आई तो रेजोनेंस पर मैक्सिमम करंट पास किया, इसे हम आई नॉट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सारे पॉइंट्स। एक आखिरी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए जरा इसको आराम से पढ़ते हैं। ये पॉइंट क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज बता देता हूं। आप लोग इमेजिन करें कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और उस वोल्टेज सोर्स से 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। सपोज करें इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट। अब क्योंकि यही 20 वोल्ट जो है वो रेजिस्टर्स में डिवाइड होंगे, तो हो सकता है इस रेजिस्टर के जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो यहां वोल्टेज आ रही हो 7 वोल्ट, इसके गिर जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो इसके गिर वोल्टेज आ रही हो 3 वोल्ट, और इसके गिर जब मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो इसके गिर वोल्टेज आ रही हो 10 वोल्ट। अगर आप किसी भी रेजिस्टर को देखें तो वो सोर्स की वोल्टेज से कम है, क्योंकि सोर्स के पास 20 वोल्ट थे और वो डिवाइड हुए। तो जब वो डिवाइड होंगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास वोल्टेज और जो सोर्स का वोल्टेज है उससे कम ही होंगे और होने चाहिए, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं ना वोल्टेज। क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरे पास 20 वोल्ट का एक सोर्स लगा हो और इसके गिर्द जब मैं किसी एक रेजिस्टर के गिर्द वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर बताए कि इस रेजिस्टर को 25 वोल्ट मिल रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता। जब टोटल वोल्टेज ही 20 वोल्ट्स है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टर को 25 वोल्ट्स मिल रहे हो? यानी यहां से हम एक रूल बना सकते हैं कि रेजिस्टर्स के केस में अगर हम देखें तो किसी भी रेजिस्टर के गिर्द वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अब यह बात समझ में भी आती है, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में खास बात यह है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये वोल्टेज खुद भी डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से यहां पर यह मुमकिन है कि अगर आपके पास एक 20 वोल्ट का सोर्स हो और आप किसी लम्हे इस कैपेसिटर के गिर्द वोल्ट मीटर लगाएं तो हो सकता है इस वोल्ट मीटर पर किसी लम्हे 25 वोल्ट स्टोर हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? बैटरी के पास जब 20 वोल्ट है तो इसके पास 25 वोल्ट कहां से आए? क्योंकि स्टूडेंट्स ये खुद इस वक्त एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो ये चार्ज स्टोर कर रहा है, इस वजह से इसके पास वोल्टेज समटाइम्स उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। बिल्कुल यही मामला जो है वो इंडक्टर के केस में भी हो सकता है कि उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो सोर्स की वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है और आपने परेशान नहीं होना। तो स्टूडेंट्स एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे VL कह रहे हैं, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC में भी हो सकता है मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज, कि सोर्स की वोल्टेज से भी उनके पास वोल्टेज ज्यादा हो। तो पहले ये बात हमें अजीब सी लगती थी, लेकिन अब हमें क्योंकि पता चल गया ये खुद एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो वाकई इन पर वोल्टेज जो है वो सोर्स की वोल्टेज से भी ज्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये रेजोनेंस का लेक्चर जो आपको समझ में आएगा और आपको ये भी पता चला होगा कि आरएलसी रेजोनेंस सीरीज सर्किट को किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट करना है। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।